हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा है वह है भाग 4। भाग 3 में मूल अधिकार था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे भाग 4, जिसमें दिया गया है क्या, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक में दिया गया है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे कि अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक में दिया गया है। अब देखिए, ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यह लाया गया था आयरलैंड से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है, जो हमारे संविधान में अपनाया गया है, वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन एक पूछा था बीपीएससी में कि हमारे भारत में जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वह आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लाया था? आयरलैंड कहाँ से लाया था? तो इसमें आंसर होगा इसका कि आयरलैंड ने स्पेन से लाया था। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले स्पेन से आयरलैंड ने लाया था, और फिर हम लोगों ने आयरलैंड से लाया है इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, जो कि अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक में दिया गया है। अब देखिए, ये है क्या, हमारे संविधान के जो सलाहकार थे बी.एन. राव, हमारे संविधान के जो सलाहकार थे बी.एन. राव, इन्होंने मूल अधिकार को 2 भागों में बांटा। इन्होंने मूल अधिकार को 2 भागों में बांट दिया। कहा क्यों 2 भागों में बांटा? तो इसलिए 2 भागों में बांटा गया क्योंकि वर्तमान जिस समय में हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, जिस समय में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसमें भारत के पास उतने संसाधन नहीं थे कि सारे अधिकारों को एक साथ जनता को दे दिया जाए। भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि वह सारे अधिकार जनता को एक साथ दे सके। तो इसलिए जिस अधिकार को तुरंत लागू किया गया था, जिस अधिकार को संविधान लागू होते ही लागू कर दिया गया था, उसे एक में रखा गया, जिसे कि मूल अधिकार हम लोग कहते हैं। मूल अधिकार जो कि पहला में था, जिसे कि संविधान लागू होते ही इसे लागू कर दिया गया था। और नंबर 2 में किसे रखा गया? वैसे चीज़ों को रखा गया जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इसमें रखा गया। इसमें रखा गया इसलिए इसे रखा गया क्योंकि भारत के पास उस समय इतने संसाधन नहीं थे कि ये सभी अधिकारों को उस समय लागू कर दे। अब जैसे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि राज्य जो है सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। अब देखिए, उस समय भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था कि वह सभी को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करवा सके। इसलिए इसे कहाँ रखना पड़ा? नीति निर्देशक तत्व में। इसमें नीति निर्देशक तत्व में ये है कि आप बुढ़ापा में आपको वृद्धा पेंशन की योजना दी जानी चाहिए। उसके बाद यदि आप विकलांग हैं तो आपको विकलांगता के निर्वाह के लिए आपको कुछ धन दिया जाना चाहिए, जिसे विकलांगता पेंशन कहते हैं। ये सब जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है, क्योंकि उस समय भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि सारे चीज़ों को उस समय तुरंत लागू किया जाए। अब देखिए, इसमें कहा है, के.टी. शाह ने इसके बारे में क्या कहा है? के.टी. शाह ने इसके बारे में कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार अदा करेगा। यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार चेक अदा करेगा। अब जैसे देखिए, हम कोई चेक यदि आज के डेट में काट करके बैंक में भेजते हैं तो बैंक को आज पैसा हमको देना है, बैंक आज ही हमको पैसा देगी। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि यदि हम ये ऐसा चेक है जो कि बैंक की इच्छा अनुसार अदा किया जाएगा। इसमें राज्य की जब इच्छा होगी तब दी जाएगी, राज्य की इच्छा होगी तब दी जाएगी। यानी आप अभी मांग रहे हैं तो अभी आपको नहीं दी जा सकती जब तक राज्य की इच्छा ना हो। इसमें यह कहा गया, के.टी. शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक होगा जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार अदा करेगा। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि यह सामाजिक और आर्थिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा।
ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यह सामाजिक, आर्थिक और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। यानी कि राज्य जो होगी वह लोगों के कल्याण के लिए योजना बनाएगी। जब भी कोई योजना बनाएगी, तो जब भी कोई कानून बनाएगी, जब भी कोई नियम बनाएगी, तो उसमें उसे इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि लोक के कल्याण की बात इसमें कही गई है, यानी इसमें लोगों के कल्याण की बात कही गई है। तो जब भी इसमें कोई भी सरकार हो, वह यदि कोई भी कानून बनाती है, कोई भी नियम बनाती है, तो इसमें कहा गया है कि वह इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी। अब देखिए, इसमें एक और चीज कहा गया है कि ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, इसे आप न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जैसे देखिए, मूल अधिकार में कहा गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट, यदि आपके किसी मूल अधिकार का हनन करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ रिट जारी कर सकती है। अब लेकिन इसके तहत अनुच्छेद 36 और से लेकर के 51 में जो भी बातें कही गई है, इसके विरुद्ध में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यदि आपको सरकार चाहे कि यदि आपको वृद्धा पेंशन नहीं देना है तो वह नहीं देगी, आप उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि हमको वृद्धा पेंशन नहीं दिया जाए। लेकिन यही बात अगर मूल अधिकार में उस समय लागू कर दिया जाता, इसी चीज को अगर मूल अधिकार में उस समय लागू कर दिया जाता, तो लोग क्या करते? कोई न कोई आदमी अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके न्यायालय में चला जाता, कहता कि ये हमारा मूल अधिकार है, सरकार हमें नहीं दे रही है। तो न्यायालय क्या करती? तुरंत परमादेश जारी करती सरकार के खिलाफ कि सभी लोग, ये इनका मूल अधिकार है, ये इन्हें दिया जाना चाहिए। इसीलिए चूंकि उस समय राज्य के पास संसाधन, पैसे की कमी थी, इसीलिए इसे इन सभी चीजों को मूल अधिकार में नहीं रखा गया है। तो इसके लिए एक अलग कॉलम बनाया गया, जिसे भाग 4 में रखा गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें इसके बारे में भीमराव अंबेडकर ने कहा है, कि इसे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। यानी आप इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब राज्यों के पास संसाधन उपलब्ध होंगे, धन पैसे की कमी नहीं रहेगी और संसाधन उपयुक्त रहेंगे, तब राज्य इसे समय समय पर इन सभी चीजों को लागू करती रहेगी। संसाधन यदि उपलब्ध हो जाते हैं सरकार के पास, उनके पास धन की कमी नहीं रहती है, धन उपलब्ध हो जाते हैं, तब सरकार क्या करेगी कि इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समय समय पर लागू करते रहेगी। ठीक है, लेकिन यदि नहीं लागू करती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो लोक कल्याणकारी सरकार होगी, जो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हितों के लिए जिस सरकार का गठन होगा, वो इस बातों को ध्यान में रखेगी। और यदि वह इन बातों को ध्यान में नहीं रखती है, अगर वह इन बातों को ध्यान में नहीं रखती है, तो उसे जनता को जवाब देना पड़ेगा जो वादा उन्होंने जनता से किया है। और जनता क्या कर सकती है इस विषय में? जनता इस विषय में क्या कर सकती है कि जिस सरकार ने अपने वादे को पूर्ण न किया हो, जो उनके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत उनके लिए कुछ कार्य न किया हो, इनको लागू करने की कोशिश न की हो, वैसी सरकार को जनता क्या कर सकती है? तो अपने मत के अधिकार के दम पर, अपने मत का प्रयोग करके उस सरकार को गिरा सकती है, नए सरकार का गठन कर सकती है, जो उनके लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, जो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, जनता के ऊपर लागू करने के लिए काम करेगा। वैसे सरकार का जनता गठन कर सकती है समय समय पर। यदि कोई सरकार इन जनता के इन बातों का ध्यान नहीं रखती है, तो जनता अपने मत का प्रयोग करके इसे समय समय पर लागू करवा सकती है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने कहा है
कि इसे न्यायालय में ना भेजकर हम इसे जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि जनता यानी भारत के जो नागरिक हैं वह अपने लिए इस चीज़ को लागू करवाने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं, कितना वह अपने इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, इन अधिकारों को अपने लिए लागू करवाने में कितना वह सक्षम। जितना जनता जागरूक होगी, जितना जनता अपने लिए अपना अधिकार खोजेगी, उसी हिसाब से सरकार को भी लोगों के कल्याण के लिए कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर जो है अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक में दिया गया है। तो हम लोग इसे पढ़ते हैं अनुच्छेद वाइज करके। अब देखिए अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा। अब ये राज्य क्या है, तो राज्य हमने मूल अधिकार में भी अनुच्छेद 12 में पढ़ा था कि राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और बिजली विभाग, ओएनजीसी, जितने भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और नगर पालिका, ये सब तो राज्य के अंदर आएंगे ही। कुछ वैसी संस्थाओं को भी इस राज्य के अंदर रखा गया जैसे बिजली विभाग, ओएनजीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन सभी को भी राज्य के अंतर्गत रखा गया है। और कहा गया है कि राज्य किसी भी कानून को बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखेगा। राज्य किसी भी कानून को बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखेगा। उसके बाद अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और ना ही वाद योग्य है। यानी सरकार यदि चाहे, कोई भी राज्य चाहे तो यदि इस चीज को नहीं लागू करती है, यदि नहीं लागू करती है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और इस पर वाद विवाद भी नहीं कर सकते हैं कि क्यों हमारे इन अधिकारों को कम किया गया या क्यों हमारे ऊपर हमारे इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा रहा। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, वाद योग्य भी यह नहीं है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए यह जो सरकार होगी, राज्य होगी, वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगी। तो किस तरह की लोक कल्याण होगा, किस तरह से होगा, तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं राजनीतिक रूप से सभी के साथ न्याय करेगी। सामाजिक रूप से किस तरह से न्याय करेगी, अब देखिए समाज में कुछ वर्ग अधिक, कुछ वर्ग हैं जो ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि अभी बहुत नीचे हैं। तो वैसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो बढ़ गए हैं उन्हें बढ़ने दिया जाए, लेकिन जो नीचे हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिए सरकार काम करेगी। उन्हें ऊपर उठाने के लिए सरकार क्या करेगी, काम करेगी। अब देखिए इसी के तहत आप लोग देखते होंगे कि आरक्षण मिलता है। SC ST OBC इन लोगों को क्या होता है कि आरक्षण दिया जाता है। किस आधार पर, कि ये समाज में नीचे हैं और इन्हें उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आर्थिक रूप से न्याय करेगी, तो आर्थिक रूप से किस तरह से न्याय करेगी, तो अब अमीर जो है वह कमा रहा है, ठीक है कमाए, उससे नहीं छीनेगी, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें तो कुछ सहायता दे सकती है। जो गरीब हैं उन्हें अनाज जो देती है सरकार जो अनाज देती है गरीब परिवारों को, तो किसके तहत देती है, तो इस आर्थिक लोक कल्याण की अभिवृद्धि के तहत, आर्थिक न्याय के तहत सरकार जो है लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें क्या दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। राशन उन लोगों को राशन फ्री नहीं, कुछ लोगों को कम दाम में, जितना में जो मार्केट रेट है उससे बहुत ही ज़्यादा कम रेट पर में इन लोगों को अनाज मुहैया कराया जाता है, राशन मुहैया कराया जाता है। तो किस लिए, तो ये चूंकि ये आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो इन्हें आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, तो इन्हें आर्थिक न्याय देती है। इनके लिए राशन की कीमत को कम करके इन तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद राजनीतिक न्याय, अब सभी व्यक्तियों को राजनीतिक न्याय भी प्राप्त है। किस तरह से, कोई भी व्यक्ति अपना खुद का पार्टी बना सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने खुद की पार्टी बना सकता है और चुनाव लड़ सकता है। तो राजनीतिक न्याय भी सबको दिया गया है। आर्थिक न्याय भी दिया गया है कि कुछ तबकों को, कुछ वैसे गरीब लोगों को राशन कम दाम पर में राशन दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक न्याय जिसके तहत देखते होंगे कि जो समाज जो पिछड़ा जाति के लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाता है। तो किसके तहत, अनुच्छेद 38 के तहत। ठीक है, इसमें कहा गया है कि लोक कल्याण के लिए
सरकार जो है न्याय करेगी सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर लोगों को न्याय दिलाएगी। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देना। स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देना। यदि कोई स्त्री और कोई पुरुष दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। जैसे एक महिला शिक्षक, एक महिला टीचर और एक पुरुष टीचर, दोनों अगर अपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, दोनों मिडिल स्कूल में हैं और दोनों एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है। यदि कोई महिला है जो कि दरोगा है या फिर कोई पुरुष है जो कि दरोगा है, दोनों दरोगा है, तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। यानी स्त्री और पुरुष यदि समान काम कर रहे हैं तो इन्हें समान वेतन दिया जाएगा। यह किसके तहत कहता है? तो अनुच्छेद 39 के तहत कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर सरकार नहीं देती है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि सरकार नहीं देती है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 37 में कहा गया है कि आप इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यानी यदि सरकार नहीं भी कुछ देती है आपको समान काम का समान वेतन, तो भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी तो वर्तमान में इस चीज को लागू किया गया है और समान काम के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए 39 का क, इसमें कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, यानी सभी लोगों को समान न्याय दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई अमीर है तो और गरीब है तो दोनों में अंतर किया जाएगा। न्याय करते समय दोनों को समान रूप से देखा जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि निःशुल्क विधि सहायता देगी सरकार। यानी कि निःशुल्क विधि सहायता, यदि आपको कोई कानूनी सहायता चाहिए होगी तो उसके लिए सरकार निःशुल्क विधि सहायता आपको उपलब्ध कराएगी। यानी कोई भी कानूनी सहायता यदि आपको चाहिए तो आपके लिए सरकार निःशुल्क विधि सहायता, कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। और अगर ये नहीं भी कराती है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो 39 को क्या कहता है कि सभी लोगों को समान न्याय मिलना चाहिए, सभी लोगों को समान न्याय देगी सरकार, निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराएगी आपके लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ गांधी जी के विचार और अंबेडकर जी के विचार, इन दोनों के विचारों में मतभेद उत्पन्न हुआ। चूंकि गांधी जी का कहना था कि ग्राम पंचायतें लागू होनी चाहिए, संविधान में प्रारंभ से ही ग्राम पंचायत होनी चाहिए, लोगों को स्वायत्त संस्था बनानी चाहिए। यानी एक ग्राम, जिस तरह से केंद्र सरकार है और राज्य सरकार काम करती है, उसी तरह गांव में पंचायतों का होना जरूरी है, जहां से कि जनता का डायरेक्ट लगाव हो, वहां जनता अपनी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से कह सके और जनता के लिए जो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वह उन तक पहुंचे। इसके लिए ग्राम पंचायतों का होना जरूरी है और उन पंचायतों को आवश्यक शक्ति प्रदान करना चाहिए, उन्हें कुछ शक्तियां देनी चाहिए। तो इसमें भीमराव अंबेडकर ने कहा कि पंचायतों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, हमारे भारत में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो इसी पर मतभेद जब हुआ तब इसे मूल अधिकार की जगह इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर लिया गया। यानी कि जिस राज्य को इच्छा होगी कि हम अपने यहाँ ग्राम पंचायत का गठन करें तो वह गठन कर सकती है, या जिसे इच्छा ना हो वह गठन नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें अनुभाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगी, लेकिन इनका ध्यान रखते हुए। लेकिन जिस राज्य को इच्छा नहीं होगी ग्राम पंचायत का गठन करने की अपने राज्य में, तो वह ग्राम पंचायत का गठन नहीं करेगी। लेकिन जिस राज्य को इसकी आवश्यकता लगेगी कि नहीं, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत भी होना चाहिए, तो वह ग्राम पंचायत का गठन कर सकती है। इसलिए इसे अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 में रखा गया है। ठीक है। अब देखिए
इसके तहत जो है राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने अपने राज्य में ग्राम पंचायत का गठन किया था। ठीक, इसमें तो कहा गया है कि राज्य अपनी इच्छानुसार जब उसे संसाधन हो, उसके पास धन हो, उस समय वह अपने इच्छानुसार इसे लागू कर सकती है समय समय पर। तो राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने ग्राम पंचायत का गठन अपने राज्य में किया। कब किया? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर को ही क्यों लागू किया? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जो है जन्म दिवस है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस है, इसीलिए गांधी जी के विचारों को लागू करने के लिए उसने राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर को गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 अक्टूबर को ही गांधी जी के जयंती के दिन, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, उसी दिन 1959 में अपने यहाँ ग्राम पंचायत का गठन किया था। ठीक है, तो ये था हम लोगों का ग्राम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो जिसमें कि हम लोगों ने अभी 36 से लेकर के 40 तक देखा है। अब बच गया 41 से लेकर के 51 तक में। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इसे इतना ही रहने देते हैं। एक बार फिर से इसे ऊपर शुरू से देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में दिया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। यह जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यह आयरलैंड से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। इसे BN राव ने इसे 2 भागों में बांटा था। लोगों को, जनता को दी जाने वाली शक्तियां और अधिकारों को 2 भागों में बांटा था। किसने? तो BN राव ने। एक मूल अधिकार और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। KT शाह, किन्होंने इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को चेक के समान कहा है? तो KT शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक चेक के समान कहा है। किसने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। क्या इसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं इसे लागू कराने के लिए? तो नहीं, हम इसके लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा। राज्य में कौन कौन से आएंगे? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायतें और नगर पालिका, ये सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसे हम न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसके बाद अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगी। 39 में क्या कहता है? स्त्री और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39 का क क्या कहता है कि सभी को समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराएगी। कौन? तो राज्य। उसके बाद अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन एवं उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन एवं उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना। तो ये हम लोगों ने आज अनुच्छेद 40 तक देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को खत्म कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो। धन्यवाद।